मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम यहां पर सोने की करेंगे, जहां पर कॉमेक्स पे 2 महीने की ऊंचाई पर कारोबार सोना कर रहा है तो चांदी भी 2 महीने के हाईज पर है। एमसीएक्स पर भी जुलाई में अब तक सोना 3% तो चांदी 11% तक चढ़ चुके हैं। क्या है तेजी के कारण, कहां जा सकते हैं भाव, क्या लोग खरीदारी कर रहे हैं इन स्तरों पर, स्पेशली जब शादियों का और फेस्टिवल का सीजन अब बहुत जल्द यहां पर आने ही वाला है। हमारे साथ हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, गोलमार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता लालवानी और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले प्राइस व्यू यहां पर जानना चाहेंगे। जिस तरह के मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, स्पेशली जुलाई के महीने के लिए, अब यहां से क्या प्राइसेस बन सकते हैं? मनीषा जी, मंथ स्टार्ट हुआ था काफी सुस्ती के साथ में, पर हमने काफी एक्शन देखा है लास्ट कुछ दिनों में। वैसे गोल्ड प्राइसेस में काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद में जर्क्स या हम कह सकते हैं कि बर्स्ट ऑफ प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, जो कि कल के सेशन में भी देखना विजिबल था। अब मुझे लगता है कि $2000 अपसाइड में क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। गोल्ड प्राइसेस में काफी सारे कैटलिस्ट ऑलरेडी प्ले ऑफ हो चुके हैं। जहां अगर मैं मैक्रोस की बात करूं तो 25 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी करीब करीब 85% के ऊपर है, जो ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन हो चुकी है। इन्फ्लेशन डेटा 3% के आसपास है, विच इज काइंड ऑफ कंफर्ट जोन के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। और ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक ने 2 रेट हाइक, 3 रेट है फेड के बावजूद भी कर दी है। तो मुझे लगता है एक पॉज का माहौल बाकी सारे सेंट्रल बैंक की तरफ से आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से काफी अच्छा कंसेंसस बनता आ रहा है कि $2000 के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल गोल्ड प्राइसेस को अब देखने मिलेगी। हमने कुछ जो पुल बैक देखा है वो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन तक सस्टेन कर सकता है, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है वापस $1850-1900 के आसपास हम गोल्ड प्राइसेस जाते हैं। तो भारतीय बाजारों में फिर ये रेंज कैसी बनेगी? अगर 1900 का स्तर नीचे में यहाँ पर टूटता है तो क्या रेंज अगले बाकी के बचे हुए 2023 में यहाँ पर सोना बना सकता है? मुझे लगता है कि लार्जली ट्रेंड जो है वो सेल ऑन रैली का हो गया शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और साइड में 60,200 60,500 के ऊपर टिकता हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पर रुपी का भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड प्राइसेस में, जहाँ पे 83 से अप्रिशिएट होते हुए हम 82 के आसपास आ गए और इवेंचुअली 81 के आसपास भी आते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है रुपी का सपोर्ट और साथ साथ में सारे जो कैटलिस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो प्ले आउट होंगे अगर, तो हम डोमेस्टिक स्तरों में करीब करीब 57,500 57,200 तक के स्तर देखेंगे। तो मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है। जैसा कि चार्ट में जताया जा रहा है कि जून में के महीने में सोने में 3% की गिरावट थी, लेकिन जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है, जुलाई में अब तक 3% का इजाफा है। लेकिन सेल ऑन अपटिक्स की राय फिलहाल यहाँ पर नवनीत की तरफ से आती हुई। तान्या, आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ बढ़त है, लेकिन आगे यहाँ पर शादियों और त्योहारों का सीजन भी है, तो करंट लेवल्स पे किस तरह की बाइंग आप देखती हैं? और जैसे नवनीत कह रहे हैं कि आगे जाकर यहाँ पर 58,000 के स्तर भी नीचे में टूटते हुए नजर आएंगे, क्या वो बेहतर बाइंग लेवल्स होंगे? मनीषा जी, जैसे अभी सॉरी, देयर इज अनदर ऑडियो। मनीषा जी, व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग, ये हमारे लिए वैसे भी डल सीजन होता है, खरमास आ रहा होता है, एंड दिस हैज बीन नाउ एडेड विद इंक्रीज्ड रेट्स। तो इस टाइम तो हमारे यहाँ वॉक इन जरूर है, क्यूरोसिटी हमेशा है, क्योंकि जब भी सोने में वॉलेटिलिटी आती है तो बहुत क्यूरोसिटी हो जाती है। अल्टीमेटली रिजन रेट इज ऑलवेज गुड फॉर द कस्टमर, तो जरूर उनका इंटरेस्ट आता है जैसे रिटर्न्स अच्छे आने लगते हैं। लेकिन अभी सेल हैज एब्सोल्युटली गॉन डाउन ऑन स्टिल स्लो, बिकॉज सडन जो अपटिक आया है कस्टमर्स का, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और आगे लेकिन थोड़ा वॉचफुल हो गया है कस्टमर। ये भी जरूर है कि आगे चलते हुए बहुत कोई रीजन नहीं आ रहा है सोने का गिरता हुआ देखने का। ऑलरेडी जो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ना है जुलाई में, उसका टोटली मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। जितना भी डेटा आया है वो भी, अभी जो जॉबलेस क्लेम भी आना है थर्सडे को, वो भी एक्सपेक्ट दिखा रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि इट शुड हैव रिजन, जिसकी वजह से कोई भी रीजन ऐसा नहीं दिखा रहा है कि पॉजिंग आनी नहीं चाहिए रेट्स में। तो सोना अभी यही एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि अभी इधर इस महीना बढ़ा ही मिलेगा, जिसकी वजह से भी कस्टमर्स में क्यूरोसिटी और वॉक इन जरूर है, लेकिन सेल डेफिनेटली लो है। आगे चल के मेरा ये पर्सनली मानना है कि इतना इजी नहीं है पॉज आना। तो बाय द टाइम हमको दिवाली मिलेगी, जब हमारा सीजन आएगा इंडिया में, तब तक जो एक बार आपको, अभी देखिए फेड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, इट इज जस्ट पोलिंग एंड एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिंग आएगी। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक और हाइक जरूर आनी चाहिए। बहुत मुश्किल से ये कंट्रोल में आया है इन्फ्लेशन का, सडनली फेड उसको जाने नहीं देगा। तो by the time the next hike comes, which will not be expected, it is not at all factored in,
वो सडनली सोने में एक बार गिराव देगा, तो वो हो सकता है दिवाली तक हमको सेरेंडिपिटसली अच्छा रेट मिल जाए एंड मार्केट अच्छा चले. दैट इज माय एक्सपेक्टेशन. संगीता, अगर संगीता जी, ये सवाल आपसे है, अगर हम एज ऑफ नाउ मार्केट्स देखें तो काफ़ी सारी B2B और B2C यहाँ पर एग्जीबिशन सेल्स वगैरह चल रही हैं. क्लियरली कस्टमर्स को इन लाइन रुझाने की ये तरीके हैं यहाँ पर ज्वेलर्स की तरफ से भी. क्या इसकी मदद आप देखती हैं बाजार में आता हुआ? सभी को मेरा नमस्कार, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार. नहीं, आप जो बताए कि बहुत सारे एग्जीबिशन है हर शहर में, हर आड़े दिन B2B के एग्जीबिशन है, B2C के एग्जीबिशन है, और अभी तो वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होगा अगस्त में. तो यस, ये अब मार्केट में कस्टमरों को रुझाने का तरीका है. पर आई डोंट नो कि ज्वेलरी का सेल एग्जीबिशंस में कितना होता है. ज्वेलरी का सेल एग्जीबिशंस में न होते हुए मुझे जो लगता है कि वो वहाँ पे ब्रांडिंग जरूर हो जाती होगी ज्वेलर की, पर ज्वेलरी का सेल तो दुकानों में ही होता है. टू बाय फ्रॉम एन अननोन ज्वेलर एक नए दुकान गाँव में जाके वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप आपके शहरों में आपके जो नोन ज्वेलर्स है उनसे आप लेते हो. हैविंग सेड दैट, आप जब जाते हो तब आप एक ब्रांडिंग बिल्ड करते हो, एक आपका ब्रांड एस्टैब्लिश करते हो, एंड इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. फर्स्ट हाफ की अगर बात की जाए, और तानिया ये सवाल आपसे है, तो सेल्स इन एनी केस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने कम आते हुए देखी हैं. जहां तक ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं वो भी थोड़े से ऑन द वीकर साइड रहे हैं. काफ़ी हद तक जो एक्सपेक्टेशन होती है स्पेशली इंडियन मार्केट्स में वो सेकेंड हाफ से होती है. फेस्टिवल्स, दिवाली, धनतेरस, वो सभी इस समय यहाँ पर होता है. किस तरह की तैयारी और कैसे एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री आप इन 2 महीनों को, रादर इन 2 क्वार्टर्स को टारगेट कर रहे हैं? तो अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें तो मोस्ट 30%, मतलब इंडियन हमारी मोस्टली मार्केट वैसे भी वेडिंग बेस्ड इकोनॉमी है, बट स्पेशली हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें कहा जाता है कि अब तो 60% जो बिजनेस करती है वो ये थर्ड क्वार्टर में ही होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर, लाइक जुलाई ऑनवर्ड्स, ये जो दिवाली के टाइम का मार्केट होता है. तो और ऑल्सो सोना अभी एज ऑफ नाउ यहाँ से अगर ये सिर्फ बढ़ता चला गया तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर घटा हुआ मिल गया अराउंड दिवाली तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है. क्योंकि अगर ये सस्टेन्ड रखा इसने, हमेशा मैंने आपसे कहा है कि सोना गिरने में तुरंत आ जाती है सेल, लेकिन सोना बढ़ने में इवन मोर. अगर आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, अगर 20 साल का चार्ट देखें तो सोना इज ऑलवेज ग्रेजुअली गॉन अप and the sales have always gone up. Like the demand for gold in our country has always gone up. Internationally भी अब तो सारे phenomena चल गया है of buying gold. China has been on a buying spree. So many new central banks are on a buying spree. तो as of now I feel कि ये 1-2 महीने बाद, अच्छा एक और आ भी गया अगर हाइक, उसके बाद अल्टीमेटली पॉजिंग आनी ही पड़ेगी, जो पिछले कितने महीनों से अवेटेड है, जिसकी वजह से ये रेट्स ने जब से प्रेशर बनाया हुआ है काफी टाइम से, ये प्रेशर जैसे ही ऊपर से हटेगा, देयर इज डेफिनेटली अ टेलविंड इन द गोल्ड एंड देन इट इज गोइंग टू टेक ऑफ. एक बार जरूर हमें देखने को मिल सकता है करेक्शन, बट आफ्टर दैट देयर इज डेफिनेटली अ टेक ऑफ. तो विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर सेल्स इन आवर थिंग. तो उसकी वजह से तैयारियां डेफिनेटली रेडी है. आपने जो कहा कि B2B की बहुत एग्जीबिशंस हैं, B2C उतना नहीं इस टाइम जोर ले रही है, लेकिन B2B में बहुत जोर है, बहुत चहल पहल है. कस्टमर्स दुकान जो B2B वाले हैं वो दुकान लगा के बैठे हैं, एंड तैयारियां डेफिनेटली इस साल में भी अच्छी चल रही है. ज्यादातर शादियां इस बार सेकेंड क्वार्टर में है, तो अच्छा दिखना चाहिए हमको इस बार शादी का सीजन. संगीता, आपसे भी एक सवाल कि यहाँ पर क्या ले रहे हैं लोग, कितना टिकट साइज है और किस तरह की बुकिंग्स हैं, क्या इंटरेस्ट आप बनता हुआ देख रही हैं? और यहाँ पे जो लोग ले रहे हैं, स्पेशली अभी जो पिछले 3 महीनों में स्मॉल टिकट साइज आइटम गया था. जब वेडिंग सीजन था तब वेडिंग सीजन में तो ऑफकोर्स जो वेडिंग की ज्वेलरी होती है, गोल्ड की होती है, डायमंड की होती है, कुंदन की होती है, वो सभी होता है. तो फिर जैसा जिसका बजट होता है उस हिसाब से बेटी के लिए, बहू के लिए, सास के लिए, सबके लिए लिया जाता है वेडिंग सीजन में. बट नाउ बिकॉज द वेडिंग्स अभी बंद हो गए पिछले 2 महीने से, तो वी आर बैक अगेन टू द स्मॉल टिकट आइटम्स ऑफ चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, ये छोटी छोटी जो रोजमर्रे की चीजें होती है. एंड अभी बीच में थोड़ा सा सोने का भाव कम हो गया था, तो इससे वजह से सेल बहुत अच्छा हुआ. तो इन स्पाइट ऑफ एज सून एज देयर इज अ स्लाइट ड्रॉप इन गोल्ड रेट, तो सोने का सेल ज्यादा बढ़ जाता है. तो लास्ट जून वाज वन ऑफ द बेस्ट जून्स वी हैव हैड.
ऐसे जून में यूजुअली इतना सेल नहीं होता है बिकॉज स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, काफी कुछ लोगों के प्रेशर्स रहते हैं। पर ये साल क्योंकि सोने के भाव में थोड़ा गिरावट था पूरे जून में, तो सेल अच्छा रहा पूरे जून में। अभी ये वापस फिर से भाव बढ़ा है एंड वी आर अगेन इन मॉनसून, तो पता नहीं अब क्या मतलब कैसा सेल रहेगा आगे जाके। जी एब्सोल्युटली। जी हाँ, जून के जो नंबर्स हैं ऑफ कोर्स जो लिस्टेड कंपनीज की तरफ से भी आए हैं उनमें भी यही दर्शाया जाता है कि जून का महीना ज्यादातर कंपनीज के लिए, ज्यादातर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर बेहतर रहा। ये तो बात हुई सोने की, और जैसे कहा गया कि यहाँ भावों में अगर गिरावट है तो खरीदारी देखने को मिलेगी एंड सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद भी है। लेकिन अपनी जो आउट परफॉर्मेंस है वो हमने चांदी की तरफ से आते हुए देखी है, क्योंकि अगर इस महीने की भी बात की जाए तो करीबन 11% का इजाफा यहाँ पर है, $25 प्रति आउंस के स्तर के आसपास के लेवल्स। यहाँ क्या करने की राय है? वेल, टाइम एंड अगेन वैसा हमने डिस्कस किया कि चांदी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस और ये काफी सुस्त चलता है जब इसमें कोई मूवमेंट या ट्रेडिंग नहीं रहती है। बट जब ये अपनी चाल पकड़ता है तो करीब करीब 10-12-15% की बढ़त विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दिखाता है। एंड यही हुआ है जुलाई के महीने में भी, जहाँ पे हमने करीब 10% के ऊपर की बढ़त चांदी के प्राइसेस में आते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि चांदी का बायस लार्जली 80,000, 82,000, 85,000 की तरफ पॉजिटिव ही है, और बाय ऑन डिप की रणनीति इसमें भी रखनी चाहिए। डिमांड काफी स्ट्रांग है, काफी सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड से। इंडियन डिमांड हमने पिछले साल देखा है करीब करीब 9,500 टन के आसपास की थी, और चाइनीज डिमांड भी काफी रोबस्ट रही है लास्ट कुछ महीनों से जो हम आंकड़े देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है चांदी में। अभी भी उस तरह का सप्लाई नहीं आ पा रहा है जिस तरह की डिमांड अराइज होते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो करंट मोमेंटम है वो भी फेवर कर रहा है कि प्राइसेस करीब 80 से 82,000 तक के स्तर दिवाली या उसके आसपास छू सकते हैं। साथ ही अगर बाकी मेटल्स की भी बात की जाए नवनीत, तो यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि काफी समय से कॉपर सबका हॉट फेवरेट यहाँ रहा है, लेकिन चाइना से जिस तरह का डेटा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड की मीटिंग, डेटा, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, काफी सारी चीजें हैं जो इसे भी इम्पैक्ट कर रही हैं। वेल, मेटल्स की मुसीबत खत्म होते हुए नहीं नजर आ रही है, और अब इतना से वेट कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव कमेंट या कमेंट्री आएगी, कोई ऐसे कंसेंसस डेटा आएगा जो एक अच्छी बढ़त पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स को देगा। बट दैट इज नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड। लास्ट 5-6 महीने में टाइम एंड अगेन छोटी छोटी राहतें आई है, 10 बेसिस 25 बेसिस पॉइंट की राहतें हमको इंटरेस्ट रेट में दिखी है वहां पर। बट लार्जली एक जो बिग बैंग अनाउंसमेंट जो मेटल मार्केट अवेट कर रहा है वो नहीं देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी सुस्ती का माहौल दिख रहा है। इंपोर्ट के आंकड़े भी काफी कमजोर नजर आए हैं लास्ट कुछ महीनों में, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफी स्टेबल है। बट इंपोर्ट के आंकड़े और साथ साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन दोनों ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं उस पेस में नहीं एक्सप्लोर कर रहा है, या उस प्लेस में नहीं ड्राइव कर रहा है जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मेटल प्राइस को ड्राइव करने के लिए। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर या अगले 2-3 महीने भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रुझान रहेगा, थोड़ी छोटी बहुत अनाउंसमेंट रहेंगे जो प्राइसेस को एक थ्रस्ट देंगे, बिकॉज काफी निचले लेवल पे हम प्रोडक्शन कट यहाँ पे देखने लग जाएंगे। जिंक में हुआ, एल्यूमिनियम में हुआ, ये सर्टन पॉकेट्स में प्रोडक्शन कट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ओवरऑल बायस अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग विद इन 3% हियर एंड देयर शुड बी द फेवर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। फेयर पॉइंट दैट। तो यानी कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, लेकिन एक हल्का सा प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है मेटल्स के लिए भी। लेकिन सोने चांदी में इन द मीनवाइल यहाँ पर सपोर्ट शायद और देखने को मिलेगा। नियर टर्म के लिए सेल ऑन रैलीज की राय अभी भी लेकिन यहाँ पर बनकर आती हुई। बहुत शुक्रिया नवनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तानिया जी, संगीता जी, आपका भी शुक्रिया बाजार का एक 360 व्यू हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर लेके आने के लिए। ब्रेक के बाद लेकिन हम लेकर आएंगे हमारी जो खास चर्चा, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह के साथ। इंडस्ट्रीज ने हमें मालूम है आपको रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि जो कमोडिटीज जैसे कि पाम तेल, चना, जहां पे भाव काफी ज्यादा गिर चुके हैं, घट चुके हैं, वहां पर सरकार फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फिर से अनुमति दे। तो क्या आप सरकार वायदे पर बैन हटाने पर विचार कर रही है? देखिए, फिलहाल तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड के लिए जो किसान की व्यवस्था है उसको बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। एंड हमारा ऐसा मानना है कि मिडिल मैन इस फ्यूचर्स के ट्रेड के उसमें कहीं किसान को अननेसेसरी नुकसान न पहुंच जाए। तो जहां भी आपने देखा होगा, जिस देशों में जो किसान की स्वयं की जो व्यवस्था है वो बहुत परिपक्व है, मैच्योर है, रोबस्ट है, वहीं पे फ्यूचर ट्रेड सक्सेसफुल होगा। So I think we still have a few more years to reach that. However, through the FPOs and other similar organizations and digitization and technology, things are getting better and smarter. So I hope in future we'll come to that point where getting into futures will not result in
speculation based damage for the farmers. So we are very wary of that at this point in time. रोहित जी, कुछ और भी सवाल है मेरे पास जहां पर क्विकली जंप करना चाहूंगी। एक तो खरीफ बुआई को लेकर ही है, जहां पर धान और तुअर को लेकर कुछ चिंताएं हैं, कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, फसल खराब, रीप्लांटिंग की बातें भी कही जा रही हैं। इन बैठकों में सारे विषय आते हैं और कई बार एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर करना बहुत उचित नहीं होता है, क्योंकि हर साल बरसात का पैटर्न, बरसात का जो विंडो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वंस जब ये बुआई का सीजन खत्म हो जाएगा, उस समय के जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ लैक्स ऑफ हेक्टेयर, उसको आप देखेंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिछले सालों से कोई बहुत विपरीत स्थिति है। और मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि तुअर के केस में पिछले वर्ष से ज्यादा ही बुआई होगी। ऑलराइट, वो नंबर्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे मसालों पर भी है। ऑफ कोर्स ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो चाहे वो जीरा है, धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर सब में 50 से 90% तक की तेजी देखने को मिली है। क्या सरकार इन्हें डे टू डे के हिसाब से ट्रैक करती है? क्या कोई आपका व्यू यहाँ पर भी हो? तो मसालों का, एज यू राइटली सेड, हम इसको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करते हैं, पर समाचार पत्रों और आपके जो अन्य माध्यम है, आपका जैसे माध्यम है, उसकी वजह से खबरें आती हैं तो हम जो संबंधित मंत्रालय हैं उनको सचेत करते रहते हैं, बट वी डोंट डायरेक्टली इंटरवीन इन दैट एंड दैट इज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे है और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। और इस साल में शुरुआत में हमने गर्मी देखी, इस वक्त भी यहाँ पर यूरोप में गर्मी से झुलस रहा है वो देश, एल निनो का भी खतरा बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फार्मिंग की जहां तक बात है, सरकार का इस पर क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने पूछा है, और एग्रीकल्चर को लेकर जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, और इसमें हमें तो इसमें जो क्लाइमेट की रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं सारी मेजर ग्रेन्स में और पल्सेस में, उन पर काम हो रहा है। तूर की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है उस पर काम हो रहा है, क्योंकि जैसा आपको विदित होगा, तूर ही एक ऐसी फसल है जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, बाकी दालें छोटे छोटे समय में हो जाती हैं। तो जो लंबे समय तक खेत में रहती है, उस समय अगर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे क्रॉप इफेक्ट हो जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन वेराइटीज जो कम समय में हो, जो स्टर्डी हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैक्रो रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि इन दिस सर्कुलर इकोनॉमी, इट वुड टेक 3 to tango. It is the consumer who has to drive it, people have to drive it, then there is government in terms of policy, and then there is industry and people who produce. तो जब तक तीनों का इसमें सामंजस्य नहीं होगा, और जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनका मिशन लाइफ, जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के साथ ठीक से अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको ओनली शॉर्ट टर्म में हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू जॉइन इन दिस एंड अलाइन आवरसेल्फ विद मिशन लाइफ and other practices, and try and consume in a way that is amenable to protection of the planet and which can adverse climate change. रोहित कुमार सिंह जी, बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और उन सभी सवालों के बहुत स्पॉटिंगली जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।